नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी प्रयागराज, आप लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने की भूमिका के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा की तैयारी करने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो नेट होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। और जेआरएफ अगर नेट की परीक्षा में हाई मेरिट में आते हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अतः ये परीक्षा सभी पीजी क्वालिफाइड, पीजी क्लियर और अपीयरेंस स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा वैसे तो जून और दिसंबर के माह में होने की संभावना रहती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से संभावित है ये परीक्षा कुछ डिले में होगी। मे भी 2 से 3 महीना बाद होने की इसकी संभावना रखी जा रही है। इस परीक्षा की तैयारी अगर अभी से किया जाए, लगकर किया जाए, सतत रूप से किया जाए, तो 3 महीना, 3.5 महीना किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे उत्तम अंक पाने के लिए काफी होते हैं। इस दृष्टिकोण से लॉकडाउन के पीरियड में ऑफलाइन क्लासेस रख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं अपने छात्रों के लिए और जो भी बच्चे अनुसंधान एकेडमी से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक यूट्यूब चैनल का निर्माण करके मैं यूट्यूब चैनल और अन्य बहुत से माध्यमों से सिंक्रोनमस और एसिंक्रोनमस तरीकों से क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिसके तहत मैंने इस टॉपिक को नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 ड्राफ्ट यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 2019 को चुना है। इस परीक्षा में यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में हायर एजुकेशन यूनिट में इस प्रश्न पर पिछले वर्ष दिसंबर 2019 में 2 से 3 प्रश्न लगभग 1-2 पेपर में जरूर पूछे गए थे, लेकिन इस वर्ष भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपरेटर्स के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि अगर हम देखें तो ये अन्य प्रिपरेटर्स, कॉम्पिटिटर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज टीईटी, सुपर टेट, नेट के अलावा टीजीटी, पीजीटी और बहुत से अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं, जीएस स्टैंडर्ड के, इन सब चीजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 मसौदे पे प्रश्न पूछे जाने की बड़ी संभावना है। मेरे स्टूडेंट्स का मानना था कि सर इस पर अगर एक ब्रीफ डिस्कशन हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। इस दृष्टिकोण से मैं यूट्यूब के माध्यम से इस टॉपिक पर एक ब्रीफ डिस्कशन आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। इसमें लगभग 20 से 25 बिंदु हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किया है और इन पर आज मैं चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पिछले वर्ष लगभग मई की 2019 तक इस मसौदे को निर्मित कर दिया गया था और सरकार ने इस पर अभी विवेचना के लिए इसे छोड़ रखा है। इस पर अभी विचार चल रहा है और समितियां अभी अपने विचारों के उपरांत इसे अग्रिमी रूप से लागू करेगी। ये परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ निर्मित किया गया है। मैं बिंदुवार रूप से इसे आपको समझाता चलूंगा ताकि इसे समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र के छात्र भी बेहतर रूप से समझ सके, क्योंकि उनके विषयों में भी इसका बड़ा योग है। यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए अनुसंधान एकेडमी काफी व्यापक रूप से जानी जाती है। अनुसंधान एकेडमी एकमात्र ऐसे शिक्षण संस्थान है जो सिर्फ नेट और जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कराती है। थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा। हमारे इंस्टीट्यूशन और अन्य इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है? अन्य सभी इंस्टीट्यूशन नेट की भी तैयारी कराते हैं, जबकि हम नेट की ही तैयारी कराते हैं। तो भी और ही में बहुत डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखते हुए बड़ी गहराई से मैंने इस टॉपिक को निर्मित किया है और मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को बड़ी गहराई से समय दे करके समझें और बेहतर रूप से कुछ अंकों को अपने एग्जामिनेशन में जोड़ने का प्रयास करें। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रारंभ भारत में कब से हुआ? तो जाहिर सी बात है, मैं अगर स्टूडेंट से इस प्रश्न में इसका प्रश्न पूछूंगा तो एक जवाब आएगा कि सर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह। लेकिन सच माने तो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी बहुत पहले अंग्रेजों के काल में, कर्जन के काल में, यानी सन 1913 में
एक सरकारी प्रस्ताव, सरकारी शिक्षा नीति बनाया गया था, जिसमें सरकारी प्रस्ताव रखा गया था कि भारत के हर प्रांत में विश्वविद्यालय खोले जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ और भी बातें उसमें रखी गई थी। शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से एक सरकारी प्रस्ताव रखा गया था। खैर, औपचारिक रूप से हम उसे शिक्षा नीति नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा नीति इस प्रकार से बहुत सी शिक्षा नीतियां बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से इसे हम प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं मानेंगे। लेकिन भारत की आजादी के बाद सन 1964 और 66 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा कोठारी कमीशन में जरूर रखी गई थी। कोठारी कमीशन भारतीय शिक्षा में एक माइलस्टोन साबित होता है। उसने अपनी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें रखी, जिसके तहत एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा भी कोठारी कमीशन ने रखी, जिसके तहत भारत में संरचनात्मक परिवर्तन को देखा गया, यानी शिक्षा में संरचनात्मक परिवर्तन। अब यह वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल चेंज? संरचनात्मक परिवर्तन। देखिए, संरचना का क्या मतलब होता है? संरचना का मतलब होता है सुव्यवस्थित रचना। किसी भी चीज को बहुत व्यवस्थित रूप से रचित किया गया। जैसे हमारे शरीर को आप एक सावयव के रूप में देखें, तो हमारा शरीर क्या है? एक सावयव। सावयव क्या है? एक सुव्यवस्थित रचना है। अपनी हर जगह प्रॉपर अंग कार्य कर रहे हैं और एक इंटरडिसिप्लिन, एक दूसरे के साथ काफी व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा तारतम्य रखें, जिससे ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। संरचना, सुरचना, संरचना में परिवर्तन, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन हो जाना बड़ा कहा जाए तो चिंतित है। और संरचनात्मक परिवर्तन शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मेल को फीमेल के रूप में परिणित कर दिया जाए या फीमेल को मेल के रूप में परिणित कर दिया जाए, तो 1964-66 के कोठारी कमीशन ने जब ये रिकमेंडेशन दिया कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई तो ये देखा गया कि इसने वास्तविक रूप से भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन लाया। अब जिसके तहत 1966 में एक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के माध्यम से एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसे हम सप्रू समिति के नाम से जानते हैं। सप्रू समिति ने इस पर अपने विचार रखे, जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। और सप्रू समिति के इस ड्राफ्ट को स्वीकृति मिलती है उस समय केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड द्वारा। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड भारत में बड़ा योग है, बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये भारत में हर शिक्षा के तत्वों के विकास के दृष्टिकोण पर अपनी रिकमेंडेशंस देता है और अपने सुझावों देता है। इसके सुझाव बड़े काफी गहन तत्वों के साथ होते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्मित की गई। ये भारत की एक प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जानी जाती है। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्मित हुई और इसने अपने कार्य को करना शुरू कर दिया। 1968 के बाद भारत में फिर से एक बार शिक्षा नीति को सुधार करके लाने की बात रखी गई, जिसके तहत 1986 में राजीव गांधी की निर्देशन में, राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा लाई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने काफी बड़े बदलाव भारत में करे। इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व था बाह्य केंद्रित परिप्रेक्ष्य, एक्सटर्नल सेंट्रल पेरिफेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सटर्नल सेंट्रल पेरिफेरी। स्टूडेंट्स इस बात को जरूर ध्यान रखिए। मैंने देखा कि बच्चे रीडिंग कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन शब्दों का ज्ञान बहुत नहीं हो पाता। वोकैबुलरी प्रॉब्लम उनको हमेशा रहती है, क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत कुछ लिखने को नहीं आता, इसलिए वोकैबुलरी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन को क्लियर करने में जरूर नहीं आती। लेकिन एक फैक्ट जरूर है कि ये प्रॉब्लम उनको नौकरी को प्राप्त करने में जरूर आती है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन सिर्फ क्लियर कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू को क्लियर करना बहुत मस्ट होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आपने जो नॉलेज गेन किया है उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, इस बात की किसी भी तरीके से कोई परीक्षा यूजीसी नेट में नहीं होती।
ये एक प्रकार से हम कमी मान सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टूडेंट एलिजिबल तो है, परंतु उसका किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है कि वो कैसे एलिजिबल है, हाउ वुड ही एक्सप्रेस हिज नॉलेज। क्योंकि नॉलेज होना और एक्सप्रेस करना दो अलग अलग अवधारणा है। ज्ञान को किसी भी तरीके से आप संकलित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसमें रटंत विद्या बहुत अच्छी है, समझना बहुत अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा उस चीज को एक्सप्रेस कर देना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो सब नहीं कर पाते। इसलिए एक्सप्रेशन तभी हो सकता है जब आपके ऊपर किसी भी नॉलेज का गहन अध्ययन हुआ हो और वोकैब को यानी वोकेबुलरी को, शब्दार्थों को बहुत बेहतर रूप से समझा गया। यहाँ पे इस चीज को हमने महसूस किया। इसीलिए मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को समझाने के दौरान वोकैब्स को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से व्याख्या करना जरूर समझता हूँ। इसलिए मैं बहुत ज्यादा लिखवाने पर केंद्रित नहीं रहता, या यूं कहिए कि मैं बिल्कुल भी लिखवाने पर केंद्रित नहीं रहता। मेरे शिक्षण व्यवस्था में मैं इसीलिए नोट्स को प्रोवाइड करता हूं और एक्सप्लेनेशन की पद्धति को अपनाते चलता हूं, क्योंकि नेट की परीक्षा में आपको कितना बेहतर रूप से आप जानते हो, कितना ज्यादा नॉलेज आपके अंदर है, ये देखना है, ना कि आप कितना तीव्र गति से लिख लेते हैं जैसे कि सिविल की परीक्षाओं में। तो इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ इस शब्द की व्याख्या करना चाहूंगा कि बाह्य केंद्रित परिप्रेक्ष्य जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत रखा गया, उसका क्या मतलब है। बाह्य केंद्रित परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि मुख्य बिंदु को विकास करने के लिए बाह्य तत्वों को संयोजित करना। अब मुख्य बिंदु में क्या था, केंद्र में क्या था, केंद्र में शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के विकास करने के लिए अभी तक जो इकाइयां चल रही थी वो थी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो विश्वविद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय, ये व्यवस्थाएं थी, परंतु ये व्यवस्थाएं सबके लिए सुलभ नहीं थी। इसलिए अन्य बहुत सी व्यवस्थाओं को भी सुलभ करने की बात रखी गई, जिसके तहत ओपन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है। ओपन एजुकेशन सिस्टम के तहत विश्वविद्यालय, इग्नू की स्थापना, और इस तरीके से देखें तो बहुत से वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया। अन्य तत्वों में देखें तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एंड अर्बन बोथ, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना, क्योंकि सरकार के लिए मुश्किल था कि शिक्षा को वो समग्र रूप से एक क्षेत्र से विकसित कर सके और एक रूप से उसके द्वारा सभी बड़ी तीव्र गति से देश के लिए विकास की नीतियों को लाया जा सके। इसलिए उसने प्राइवेटाइजेशन जैसी चीजों को भी अपनाया। अन्य तत्वों में देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने भारत में वास्तविक रूप से साक्षरता दर को बढ़ा दी, क्योंकि इसने ग्रामीण परिदृश्य में छोटे छोटे स्तर पर जो बेसिक आवश्यकताएं थी, जैसे चार्ट और खड़िये के माध्यम से छोटे छोटे स्कूल्स की स्थापना की। ग्रामीण परिक्षेत्र में जो छोटे छोटे लोग जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज जानते थे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते थे, उसे उन्होंने छात्रों को या स्टूडेंट्स को, ग्रामीण परिक्षेत्र के बच्चों को देना शुरू किया, और वो एक सेल्फ इंटरेस्ट के रूप में विकसित होकर छोटे छोटे प्राथमिक महाविद्यालयों में परिणत हो गया। इस प्रकार से देखें तो काफी तीव्र गति से इसका विकास हो पाया और भारत में इसने काफी चेंजेस लाया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था और इन सब चीजों के साथ 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था वो काफी लोकप्रिय हुआ और उसने भारत में काफी क्रांतिकारी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में लाया। आगे 1986 के उपरांत 1992 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में एक बार इसमें पुनः चेंजेस लाया गया, इसमें काफी बदलाव लाया गया और 2005 में आगे चलकर जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें भी सामान्य न्यूनतम योजना पर आधारित नीति को अपनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और भी संवर्धित किया गया। 10+2+3 जैसी योजनाओं को इसमें क्रियान्वित किया गया, शैक्षणिक संरचना में बदलाव लाया। खैर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस मुद्दे को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये थी जो प्राचीन रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव होते रहे। तो अगर हम देखें तो 1913 में शिक्षा नीति और उसके बाद 64 में कोठारी कमीशन, 64-66 में गठन और उसके बाद 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 68 के बाद 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार फिर से संशोधित किया गया, 92 में उसमें पुनर्संशोधन किया गया और 2005 में काफी संशोधन हुआ। इसके बाद देखा जाए तो 2005 से लगभग 14 वर्षों में, यानी 14 क्यों कहने 15 कहने, क्योंकि ये 15 वर्ष हो चुका, तो लगभग 15 वर्षों में शिक्षा नीति में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ। बेसिक रूप से वही शिक्षा नीति जो 2005 की थी उसी पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली आधारित है।
अतः बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष इस अपने दूसरे काल में दूसरे सरकार के काल में इस पर एक योजना बनाई, एक वर्क प्लान बनाया 2019 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और एक मसौदा, एक प्लान तैयार करके, एक ड्राफ्ट तैयार करके उसे सामने लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, ये काफी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, गहराई से सुनिएगा इसमें एक एक एस्पेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का जो मसौदा था, इसमें डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदा को निर्मित किया गया, जिसके तहत एक समिति का गठन 2017 में ही किया गया था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन ने तीनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, तीनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव के दृष्टिकोण से एक प्रणाली, एक ड्राफ्ट की संरचना, ड्राफ्ट निर्मित करना शुरू किया। समिति ने अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा केंद्र सरकार को सौंप दिया। जनता की राय जानने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मसौदा को जनता के लिए जारी कर दिया। अपने कार्यकाल में प्रवेश के पहले ही दिन भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने भारत की नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को तुरंत ही मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। इस प्रारूप पर बहस अभी जारी है। इस प्रारूप के पीछे लगभग 4 वर्षों का राष्ट्रीय स्तर का विचार विमर्श शामिल किया गया है, और अब इस पर कई विचारकों ने अपने मत रखना शुरू कर दिया है। चूंकि इस समय भारत में कोरोना वायरस और भारत क्यों विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अभी शिक्षा नीति पर कोई विशेष रूप से कार्य होना नहीं दिख रहा है, लेकिन परीक्षा के लिए तो ये शिक्षा नीति उपयोगी है, और हमें इस दृष्टिकोण से इसकी उस समय बनाए गए सभी तथ्यों पर गहराई से विवेचना करना खास रूप से जरूरी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कस्तूरी रंजन ने प्रस्तावना में लिखा है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की इस नीति की यह परिकल्पना बिना अनुभवी और उत्साही स्कूल एवं कॉलेज शिक्षकों के संभव नहीं हो पाएगी। सत्य यह है कि अगर कोई भी प्लान हम बनाते हैं तो प्लान तभी सक्सेस हो सकता है जब उस प्लान को पूरा करने वाले लोगों द्वारा उसमें उत्साह दिखाया जाए, जब उस प्लान को कार्य रूप से परिणित करने के लिए जो स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेजेस हैं वो उतना ही उत्साह दिखाएं जितना कि उसको निर्मित करने वाले। अतः इसे कहा जाए तो 1964-66 का एक वाक्य भी कि भारत के भविष्य का निर्माण उसके स्कूलों में ही होता है। 1964-66 में कोठारी कमीशन में यह वाक्य कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण उसके स्कूलों में ही हो रहा है। इसी प्रकार 1986 में शिक्षा नीति में भी यह दोहराया गया था कि किसी भी देश के लोगों का स्तर उनके अध्यापकों से ही ऊंचा हो सकता है। सत्य, एक अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जितना कि एक प्रशासनिक अधिकारी उतना ही विश्वविद्यालय या किसी भी स्तर का शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। ये साधारण बात जरूर लगती है, लेकिन ये असाधारण तथ्य है, क्योंकि विश्वविद्यालय या किसी भी स्तर का एक शिक्षक क्लास में एक स्टूडेंट है, वो संरचना तैयार करता है, स्टूडेंट को निर्मित करता है जो कि समाज उपयोगी बनेगा। अगर एक शिक्षक बेहतर रूप से अपने छात्र को निर्देशित करता है, बेहतर रूप से उसे गाइड करता है और अपने भाव प्रवणता के साथ उसमें जान फूंकता है, तो वह एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में परिणित हो जाता है। सिर्फ ज्ञान ही देना, सिर्फ विषयगत ज्ञान ही देना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाना भी एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण है कि लादेन जैसा इंजीनियर भी किसी कॉलेज में पढ़ा, लेकिन एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सका। सिमिलरली एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट और टीचर का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए वेलविश सोचता है, उसी प्रकार एक स्टूडेंट एक टीचर के प्रति उतना ही रिस्पेक्ट रखता है। वाइस वर्सली इसको देखा जाए तो जितना ही रिस्पेक्ट टीचर को मिलेगा, उतना ही
वो वेल विश स्टूडेंट के लिए सोचेगा, और जितना ही टीचर स्टूडेंट के लिए वेल विश सोचेगा, उतना ही स्टूडेंट टीचर को रिस्पेक्ट देगा। खैर, यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है कि शिक्षक की भावप्रवण, सुशिक्षित और उचित प्रशिक्षण प्राप्त क्रमण व्यक्ति ही, जिसकी प्रतिबद्धता अपने व्यवसाय और बच्चे, समाज और देश के प्रति समर्पित हो, शिक्षक के लिए बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भ में पारदर्शित होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए एक शिक्षक का अपने स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। खैर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो सबसे पहली बात इसकी प्रमुख, जब पहली लाइन इसकी देखा जाए तो मसौदे में लिखा है कि मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। हो गया, इसे आपने पढ़ लिया और आगे बढ़ गए। बट यही तो प्रॉब्लम है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी वर्ड व्याख्या, क्या इसकी मीनिंग है। सबसे पहला वर्ड एक्सेस, 5 स्तंभ बताए गए, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस का मतलब क्या है? पहुंच, तरीका, रास्ता। तो ये शिक्षा की प्राप्त करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। यानी 2019 मसौदा क्या है? भारत में शिक्षा को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर से एक तरीका बताया गया कि कैसे आप अधिक से अधिक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इक्विटी, औचित्य, निष्पक्षता, रेशनलिटी, तार्किकता के साथ। ये औचित्य कितना औचित्य है, कितना तार्किक युक्त है, उतना उस आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। क्वालिटी, गुणवत्ता युक्त, यानी एजुकेशन गुणवत्ता युक्त एजुकेशन करना है। सिर्फ होना ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन भी होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विश्वविद्यालय बहुत हैं और एक पुअर कंडीशन देखा जाए तो भारत में तो लगभग 1000 विश्वविद्यालय होने जा रहे हैं, लेकिन 998 विश्वविद्यालय भी हैं और 1000 विश्वविद्यालय के आसपास भारत, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वविद्यालयों का कोई नाम नहीं है। तो सिर्फ होना ही नहीं बल्कि क्वालिटी युक्त होना भी जरूरी है। टीचर्स बहुत है पर क्वालिटी एजुकेशन लेस। बड़े बड़े नाम विश्वविद्यालय के हैं परंतु वहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं। कोचिंग्स बहुत हैं पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं। इट बिकम्स अ प्रोफेशन, व्यवसाय बन गया। सिमिलरली शिक्षण संस्थान में भी व्यवसाय बन गए। इसलिए सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, व्यवसाय तो ठीक है क्योंकि व्यवसाय तो कोई भी होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए कोई कृत्य करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी पूर्ति कैसे होगी। इसलिए व्यवसाय तो मैं मान सकता हूं, परंतु व्यवसाय को भी शिद्दत से की जाए, व्यवसाय को भी भाव प्रवणता के साथ की जाए, व्यवसाय को भी बड़े ही डिवोशन के साथ की जाए और इस तरीके से कि उसमें क्वालिटी युक्त। तो इसमें एक क्वालिटी युक्त होने की बात कही गई है। और उसके बाद कहा गया एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? सक्षमता, सामर्थ्य युक्त, स्ट्रेंथफुल, यानी शिक्षण एफोर्डेबल हो, स्ट्रेंथफुल हो, शिक्षण इस प्रकार से हो कि वो सामर्थ्यवान बने, यानी शिक्षण सामर्थ्य युक्त। और 5वीं बात कही गई अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही अगर होगी तभी शिक्षण बेहतर रूप से माना जा सकता है। जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। वो अकाउंटेबिलिटी यानी शिक्षण इस प्रकार से हो कि वो लायबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर लायबिलिटी नहीं कोई ले सकता तो बेहतर रूप से रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। एक एग्जाम्पल ग्रुप में एक टीचर वैसे तो मित्र मार्गदर्शक माना जाता है और दार्शनिक माना जाता है, लेकिन मेरे शब्दों में कहा जाए तो एक शिक्षक अगर गार्जियनशिप ले ले तो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो आपका गार्जियन होता है वो सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं कार्य करता कि वो आपको शिक्षित करते, बल्कि आपको बेहतर रूप से अपना भी त्याग करके शिक्षित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, घर में छोटे भाई बहनों को पढ़ाते वक्त अक्सर हमने देखा कि कई बार
बड़े भाई बहन ये महसूस करते हैं कि उनका कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, पप्पू की परीक्षा है, उसकी परीक्षा महत्वपूर्ण है, पिंटू की परीक्षा है, अतः आज वो अपना कार्य छोड़ देंगे। लेकिन उसी के साथ जब ऐसा लगता है कि उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो नहीं भाई पिंटू आज हम नहीं पढ़ाएंगे, आज हमारा ये काम बहुत जरूरी है, बेटा 2 दिन बाद हम तुमको देखेंगे, मेरा ये जरूरी। तो ये सारी चीजें क्या है, एक कहा जाए गार्जियनशिप रूप से, अगर एक गार्जियनशिप रूप अगर एक शिक्षक के अंदर आ जाए तो फिर क्या बात है, यानी लायबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। और अगर जो टीचर्स जो लायबिलिटी लेते हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स का भी भाव अपने टीचर्स के प्रति उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो लायबिलिटी होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी ग्रेट लायबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ we will move to the next point, that is what are the basic facts जो इसके अंतर्गत कहे गए हैं। तो बेसिक बातों की चर्चा हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि पहली बिंदु जो इसमें महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रखा गया है वो है शिक्षा मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शिक्षा मंत्रालय जो है वो अभी तक भारत में कोई मंत्रालय नहीं है। भारत में शिक्षा का कार्य कौन देखता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय देखता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है शिक्षा विभाग, और ये शिक्षा विभाग जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सारा कार्य देखता है। सॉरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा का कार्य देखता है। अब शिक्षा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। देखा जाए तो शिक्षा विकास के बहुत दृष्टिकोण से देश में विकास करता है, और शिक्षा के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, या शिक्षा के रूप में कोई मंत्रालय नहीं है। अब एक सत्य बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाद कई क्रियाएं होगी, क्योंकि मानव के बहुत से संसाधन हैं, तो सारे संसाधनों को देखेगा, तो एक शिक्षा उसका एक अंग बन के रह जाएगा। अब शिक्षा देखा जाए तो समाज की धुरी है। अगर शिक्षित व्यक्ति होंगे तो अच्छा समाज, विकसित समाज हो सकेगा, और विकसित समाज एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए शिक्षित समाज होने के लिए एक शिक्षा को महत्व देना जरूरी है। जहां कोयला और पानी को महत्व दिया जा रहा है, वहां शिक्षा के लिए भी एक अलग से महत्व होना जरूरी है। अतः जिस देश में कपड़े पे एक अलग मंत्रालय हो सकता है, तो वहां पर संचार पे एक मंत्रालय हो सकता है, तो वाई नॉट शिक्षा के लिए विशेष मंत्रालय हो, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही शिक्षा के मंत्रालय के रूप में परिणत करने की बात रखी गई। एक बेहतर और सराहनीय मैं कार्य समझूंगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षण प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को कर दिया जाना। अब ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज की डेट में हमारे पास जो संरचना चल रही है, स्कूल शिक्षा जो व्यवस्था है, वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए, यानी राइट टू एजुकेशन की दृष्टिकोण में देखें तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था रखी गई। अब 6 से 14 वर्ष, इसका मतलब कि कक्षा 1 के आसपास से और लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। अब 8वीं के बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा के लिए क्या होगा? मौन है। इसके बाद बच्चे अपने गार्जियन और अपने दृष्टिकोण से एजुकेशन ले, फ्री एजुकेशन नहीं होगा, उसके लिए उनको एक्सपेंस करना पड़ेगा, और एक्सपेंस करना मुश्किल है जिस देश में शिक्षा को उतना महत्व तरजीह नहीं दिया जाता। अतः फिर वो उच्च शिक्षा में कैसे आएंगे? उच्च शिक्षा के प्रति जुड़ ही नहीं पाएंगे। अतः उच्च शिक्षा के प्रमोशन देने के दृष्टिकोण से इसे और बढ़ाया गया। वर्तमान में इस मसौदे के तहत 6 से 14 वर्ष को खत्म करके अब 3 से 18 वर्ष तक के शिक्षण को अनिवार्य किया जाना स्वीकारा जाए। राइट टू एजुकेशन में इसको लाने की बात रखी गई है, और इस तरीके से 3 साल और यहाँ और 4 साल और, यानी सरकार अपने हेड में 7 वर्ष का और एजुकेशन बच्चों के लिए जोड़ना चाहता है। अब इसमें देखें तो दो प्रकार से जोड़ा जा रहा है, 2 प्रकार से अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाना रखा गया है। पहला, 6 से 14 में अगर हम देखें तो 6 से 14 में इधर से +3 कर दिया जा रहा है और इधर से +4 कर दिया जा रहा है, यानी 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षण, यानी पहले के 3 वर्ष जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन स्कीम के नाम से रखा गया है, ECCE।
स्कूल शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कहा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का प्रमुख पुनः संयोजन प्रस्तावित किया गया है। यानी इसमें बदलाव लाया जाएगा और पहले 3 वर्ष जो है वो बच्चों के लिए, जनरली आज की डेट में देखें तो छोटे बच्चों को उनके अभिभावक डायरेक्टली फर्स्ट के स्टैंडर्ड में एडमिशन कराने के बजाय किसी पास के प्रिपरेटरी स्कूल में डालते हैं, और ये कॉमन प्रचलन है प्रिपरेटरी स्कूल, क्योंकि आज बच्चे भी बहुत आधुनिक हो रहे हैं और 3 वर्ष की उम्र में ही वो प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। अब इन प्री प्राइमरी जैसे स्कूलों में वो 3 से 6 वर्ष यानी पहला के 3 वर्ष, जिसमें कहा जाए तो नर्सरी, प्रेप और केजी का जो टाइम होता है, ये पहले 3 वर्षों के पीरियड में वो बहुत कुछ सीखते हैं और यहीं से बेस बनता है और तब उसके बाद वो फर्स्ट और स्टैंडर्ड्स के साथ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये बात समझना जरूरी है कि किसी भी बड़ी मकान के लिए, किसी भी बड़ी मीनार के लिए उसकी बेस मजबूत होना जरूरी है और इसके तहत इस मसौदे में बड़ी गहराई से सोच रखी गई कि जो बेस एजुकेशन है वो मजबूत किया जाए। बेस एजुकेशन मजबूत करने के लिए प्री प्राइमरी 3 इयर्स का एजुकेशन भी फ्री किया गया है और इसके तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन स्कीम के तहत पहले 3 वर्ष बच्चों के प्री एजुकेशन के लिए रखा जाएगा और अंतिम के 4 वर्ष यानी कक्षा 8 के बाद 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी के लिए रखा गया है। यानी अब भारत में 6 से 14 नहीं, यानी 3 से 18, जब ये मसौदा, अभी तो ये मसौदा है, जब ये मसौदा वास्तविक रूप से एक नीति के रूप में परिणत होगा और अगर इस नीति में यह बात स्वीकार कर ली जाती है तो भारत में शिक्षा के लिए अनिवार्य अधिनियम में संशोधन करते हुए 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षण को स्वीकार किया जाएगा। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 का विस्तार करना पड़ेगा और अधिनियम में बदलाव लाया जाएगा। बच्चों से अभी इसमें देखिए तो जो ये पहले 3 वर्ष हैं ये संज्ञानात्मक स्तर का विकास माना जाएगा। संज्ञानात्मक का मतलब समझते हैं, कॉग्निटिव ये वर्ड, अब ये वर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर फिर वही वोकैबुलरी की प्रॉब्लम। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? मस्तिष्क की गतिविधियों से, मेंटल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट। कॉग्निशन चिंतन की क्रियाएं, सोचने समझने के एस्पेक्ट के साथ चिंतन की क्रियाओं से रिलेटेड है, यानी व्यक्ति की सोच, चिंतन। अब चिंतन की अवस्था माना गया है संज्ञानात्मक अवस्था, जब बच्चा हर चीज को सीखने पर प्रबलन होता है, संज्ञान की अवस्था होती है। तो इस अवस्था को प्रबलित करने के लिए, इस अवस्था को महत्व माना गया। इस अवस्था में सर्वाधिक स्टिमुलस व्यक्ति के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और जैसा स्टिमुलस बैकग्राउंड बन जाता है उसी बैकग्राउंड के आधार पर वो भविष्य में अन्य तत्वों को समझने का प्रयास करता है। तो इस स्तर में शिक्षा को जरूर होना चाहिए और